महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया है, आपका आभार व्यक्त करता हूं। 2016-17 में इस सदन में 3,46,935 करोड़ रुपए का बजट आया था। आज हमारी सरकार में 6,90,242 करोड़ रुपए का उस समय का लगभग 2 गुना बजट हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से प्रस्तुत किया है। मैं ऐसे बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इस बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 19% प्रस्तावित है और 2017 की तुलना में जिस महंगाई दर का उल्लेख है वो 14.4% 2017 में थी, आज 4.2% यह महंगाई की स्थिति है। राजस्व प्राप्तियों का भी बहुत बेहतर प्रबंधन दिखाया गया है और स्वाभाविक रूप से उन्हीं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर इस बजट में हम बहुत बेहतर व्यवस्थाएं लेकर के आए हैं और उन बेहतर व्यवस्थाओं के आधार पर इस उत्तर प्रदेश को बेहतर राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शेरो शायरी सुनाई है, मुझे शेरो शायरी आती नहीं, लेकिन मैं एक गीत की 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब फिर मंगलगान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। यह प्रगति का मार्ग आज प्रशस्त हुआ है और बजट के माध्यम से निश्चित रूप से एक योद्धा सन्यासी की सरकार का यह जो बजट है यह उत्तर प्रदेश को नई राह पर ले जाने का काम करेगा। किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया गया। 2022-23 में जो हमने लोगों को भुगतान किया है, किसानों को भुगतान किया है, 51,639 करोड़ रुपए का सीधे उनके खाते में भुगतान किया है। यह पिछली सरकार ने जितना कुल अपना बजट बनाया था उसका 7वां हिस्सा है। यानी जितना आप बजट में सोचते हैं उसका 7वां हिस्सा हम केवल किसान को दे देते हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए 52,77,000 ऐसे आवासों का प्रावधान 2017 से लेकर आज तक हम किए हैं, जिसमें 9,000 करोड़ का प्रबंधन इस बजट में किया गया है। पीडब्ल्यूडी की 21,696 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें ग्रामीण मार्ग भी हैं, अलग अलग सड़कें हैं, ओडीआर, एमडीआर, पीएमजीएसवाई, उपरगामी से सब प्रकार के लिए व्यवस्था हमने की है। ग्राम पंचायतों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी 2017 से पहले। जब से हमारी सरकार आई है तो 2017 के बाद हमने ग्राम पंचायत को इंटरलॉकिंग लगाने का भी अधिकार दिया है। हमने ग्राम पंचायतों के अंदर पंचायत भवन बनाने की व्यवस्था की है और हमने अंत्येष्टि स्थल के लिए भी स्थान चिन्हित करके उनको एक धनराशि देने का काम किया है। 2017 से पहले अंत्येष्टि स्थल के नाम पर क्या होता था यह आप सबसे कहीं छिपा हुआ नहीं है। स्कूलों का कायाकल्प किया है, प्राथमिक शिक्षा का परिवर्तन करने की कोशिश की है। नौकरी और रोजगार की बड़ी चर्चा होती है। जब नौकरी और रोजगार की चर्चा होती है तो उसके साथ हमको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि जब ईमानदारी के साथ नौकरियों में भर्ती होती है तो नातेदार रिश्तेदारों से कोई पैसा उधार नहीं लेना पड़ता, और जब नातेदार रिश्तेदारों से कोई पैसा, पड़ोसी से कोई अपना खेत गिरवी रख करके पैसा नहीं लेना पड़ता तो उसकी चर्चा नहीं चलती है। और पहले चर्चा ज्यादा होती थी, भर्तियां कम होती थी और नातेदार, रिश्तेदार और गांव वाले भी जान जाते थे कहां से किसके आधार पर, पर्ची के आधार पर किसकी भर्ती हो रही है। हमने आस्था का भी सम्मान किया है। आज आस्था के नाम पर कल सदन में, इससे पहले काशी का भी मजाक उड़ाया गया। काशी का मजाक उड़ाना यह शायद मैं समझता हूं कि यहां इस सदन में बैठा हुआ कोई भी सदस्य स्वीकार नहीं करेगा। काशी के नाम पर जिस तरह की मजाक की बातें की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। आपको भी सरकार में रहने का मौका मिला है, आपको भी मथुरा सजानी चाहिए थी, आपको भी अयोध्या सजानी चाहिए थी, आपको भी काशी सजाना चाहिए था, आपको भी नैमिषारण्य तीर्थ का विकास करना चाहिए था, आपको भी पर्यटन क्षेत्रों का विकास करना चाहिए था। अगर मैं केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्रों की बात करूं तो 4 पर्यटन क्षेत्र ऐसे हैं। बाबा मस्तराम का स्थान है, धननाथ तीर्थ है, मूल स्वामी मंदिर है, बाबा साहब मंदिर है। इन 4 को मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 22 तक जो सरकार हमारी चली है उसमें पैसा मिल करके और इनका सौंदर्यीकरण हुआ है और पर्यटन के रूप में ये तीर्थ स्थान विकसित हुए हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 35,950 जोड़ों का विवाह हुआ है
और आपको जानकर के आश्चर्य होगा 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में भी की गई है। और मैं स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र का अगर उल्लेख करूं तो पिछले 3 महीने में मैं तीसरी बार 11 मार्च को फिर से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने वाला हूं। पहले 88 कन्याओं का विवाह हुआ, उसके बाद 105 कन्याओं का विवाह हुआ और आगे आने वाली 11 मार्च को फिर से 100 के ऊपर कन्याओं का विवाह होने वाला है। अगर एक विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति है तो 403 विधानसभा क्षेत्र में भी इसी प्रकार की स्थिति होगी, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। सिंचाई विभाग में अभी तक जो पुरानी नहरें थी, उन नहरों पर किस प्रकार के पुल पुलिया बनकर के टूट गए थे, उन पुल पुलिया का पुनर्निर्माण करने का काम हमारी सरकार ने किया है, अन्यथा उसमें गिर करके अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाया करती थी। हमने सिल्ट की सफाई भी की है और सिल्ट बेच करके राजस्व का अर्जन भी किया है। हमने कृषि कल्याण केंद्र भी बनाए हैं, हमने पशु चिकित्सालय भी बनाए हैं, हमने गौ संरक्षण केंद्र भी बनाए हैं और युवाओं के लिए टैबलेट की व्यवस्था भी 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। निश्चित रूप से जहां किसान हमारे लिए आदरणीय है, वही हम युवाओं के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था का प्रबंध कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों की बेहतर स्थिति बढ़ाने के लिए 291 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। बजट को हम बहुत बेहतर ढंग से खर्च करने के लिए गुड गवर्नेंस का भी रास्ता अपनाते हैं। मैं 2016 में बजट का जब यहां सत्र चल रहा था, 2016 में हमारे इसी बजट पर बोलते हुए जो आज के आपके साथ चले गए हैं, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप चाहे जितना कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संतृप्त करने की कोशिश कीजिए, कुछ भी विकास कर लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दीजिए, ग्रीन एक्सप्रेस वे बना दीजिए, कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदान कर दीजिए, लेकिन जब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी तब तक आपके सारे किराए पर अराजक तत्व पानी फेरते रहेंगे। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने यहां पर कहा था, 2016 का मैं भाषण कोट कर रहा हूं जो सदन के पटल पर रखा हुआ है, इसमें उन्होंने कहा था पुलिस कर्मियों पर आक्रमण का जो ब्यौरा है, समाप्त कर व्यवस्था। माननीय विधायक जी, अरे अभी तो 7 मिनट हुआ है माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने 10 मिनट का समय दिया है, मैं 10 मिनट से पहले समाप्त कर दूंगा जी। अब 7 मिनट पर ही, क्योंकि काफी लंबी सूची है और माननीय अध्यक्ष जी का मुझे बोलने से संक्षिप्त में रूप से जी संक्षिप्त कर। पुलिस कर्मियों पर आक्रमण का ब्यौरा जो है 2011-12 में 144 पुलिसकर्मियों पर आक्रमण हुआ है, 2012-13 में 202 पर हुआ है, 2013-14 में 264 पर हुआ है, 2014-15 में 300 पर, 2015-16 में 278, यानी इतने पुलिसकर्मियों पर आक्रमण हुआ है। तो इस कानून व्यवस्था की चर्चा करने वाले लोग आज अगर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं तो इस कानून व्यवस्था के बारे में योगी सरकार को नसीहत और सीख देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह जो बजट आया है, इस बजट के माध्यम से हम पूरे प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन मैं केवल एक बात यहां सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मैं बहुत सारी बातों को बीच में छोड़ रहा हूं, क्योंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय ने एक बात का उल्लेख किया है। अविभाजित भारत में 2 बड़े नेता थे, दलित नेता थे, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुए थे। इसलिए हम सब लोग जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट करते हैं वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट जरा सोच समझ करके किया करें। एक का नाम है जोगेंद्र नाथ मंडल और दूसरे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप सब गूगल पर सर्च करके उन दोनों के बारे में जरूर पढ़िए। जोगेंद्र नाथ मंडल ने जिन्ना के साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में विधि मंत्री बने, श्रम मंत्री बने और वहां के संविधान सभा के अध्यक्ष बने। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस हिंदुस्तान में संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाकी जो विधि मंत्री बने, श्रम मंत्री बने, उसी सेम पोस्ट पर यहां रहे। लेकिन 8 अक्टूबर 1950 को जिन लोगों से एग्रीमेंट करके गए थे, उनकी गुंडागर्दी और दंगों से परेशान होकर के वहां के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर के हिंदुस्तान आ जाते हैं और 18 साल तक गुमनामी की अवस्था में रह करके अपना जीवन त्याग देते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस भारत माता के लिए जीते हैं, भारत माता के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस हिंदुस्तान के अंदर भारत रत्न की उपाधि मिलती है। इसलिए हम पॉलिटिकल एग्रीमेंट को समाप्त करें का काम जहां भी होता है, जिस भी प्रकार से होता है, न करें, नहीं तो कितना ही अच्छा बजट हो करके हम उस बजट के आधार पर अगर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो गुंडे और माफिया इस प्रदेश के विकास में बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए मैं इस बजट प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।